हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। डस्ट ऑफ स्नो पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। पोएम को समझने के लिए हमें पोएट के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक पोएट के बारे में आपको पता नहीं होगा, इसके बैकग्राउंड को आप नहीं समझ पाएंगे, इसके सेटिंग को नहीं समझ पाएंगे और पोएम को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पोएट के बारे में जानते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बचपन और इनका युवा अवस्था दोनों शहर में बीता था, लेकिन ये ग्रामीण जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इसलिए अपनी कविताओं में ये रूरल लाइफ को, ग्रामीण जीवन को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट किया करते थे और ये नेचर के बारे में भी लिखा करते थे, नेचर से प्रभावित होकर भी लिखा करते थे। तो इनकी जो सबसे पहली कविता थी, बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस थे और इनकी जो पहली कविता थी वो पब्लिश हुई थी जब ये 10th स्टैंडर्ड में थे। उस समय स्कूल मैगजीन में इनकी पहली कविता पब्लिश हुई थी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे, इनके मदर और इनके फादर दोनों इनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन थे। ये इनके फादर और मदर दोनों टीचर थे और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी बहुत सारे काम किए अपने बचपन में। इनका बचपन अच्छा नहीं बीता था क्योंकि इनके फादर की डेथ जो थी वो तब हो गई थी जब इनकी एज ओनली 11 ईयर्स थी। सिर्फ 11 साल की एज में इनके फादर की डेथ हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस टीबी से, और 1885 में उनके फादर की डेथ हुई थी और 1885 के बाद आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद इनकी मदर की भी डेथ हो गई थी 1900 में। तो इनकी मदर की जो डेथ हुई थी वो कैंसर से हुई थी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बचपन अच्छा नहीं बीता था। बाद में 1920 में इनके सिस्टर को वो मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम हो गई, तो उन्होंने उनको एडमिट कराया मेंटल हॉस्पिटल में और आफ्टर 9 ईयर्स से डाइड। 9 साल के बाद उनकी भी डेथ हो गई। तो ये सारे एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस थे उनके लाइफ के। और अगर देखा जाए तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जितने भी बच्चे थे उस मोस्ट ऑफ इनके 2 बच्चों को छोड़ करके 4 बच्चे उनकी डेथ हो गई थी और इनकी वाइफ का भी ब्रेस्ट कैंसर से डेथ हुआ था। इससे पहले वो भी डिप्रेशन की शिकार थी, उनके साथ भी मेंटल प्रॉब्लम रहे थे। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का अगर देखा जाए तो पूरा लाइफ स्पैन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, ट्रेजेडी से भरा हुआ था। और इसलिए ये जो थे इन्होंने जो पोएम को लिखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये इन बातों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे। और 1920 में पोएट ने इसको सबसे पहली बार इस पोएम को पब्लिश कराया था। हालांकि इसका जो ऑथेंटिक माना जाता है 1923 में इसके पब्लिकेशन को लेकर के। तो 1920 में जब इन्होंने अपनी सिस्टर को एडमिट कराया, तो ये हो सकता है इनका बहुत ज़्यादा गहरा लगाव रहा हो, सिस्टर के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा हो और इसी के आसपास ये पोएम लिखा गया था। तो ऑब्वियसली वो बीमार चल रही होंगी और 1920 में इन्होंने फाइनली उनको एडमिट कराया था। तो इसके बाद जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को लिखा। तो पोएम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि पोएम कैसे पब्लिश हुआ था। और 1920 में पहली बार इस पोएम को पब्लिश किया गया था। फेवर नाम से लंदन मरकरी एक मैगज़ीन आती है, उसी मैगज़ीन में इसको पब्लिश किया गया था। और इसके बाद जो है इसको 1921 में एक बार फिर से, तो उस समय जब पब्लिश किया गया था फेवर नाम से किया गया था। 1921 में जब पब्लिश किया गया था स्नो डस्ट के नाम से पब्लिश किया गया था। येल रिव्यू एक मैगज़ीन आती है उसमें पब्लिश किया गया था। और जनवरी 1921 में इसको बाद में फिर से एक बार पब्लिश किया गया था, लेटर कलेक्टेड इन द बुक हैम्पशायर। और 1923 में इसको माना जाता है कि ये ऑथेंटिक माना जाता है कि 1923 में इसको पब्लिश किया गया। और इनको इस पोएम के लिए जो है एक और भी बहुत सारे पोएम्स थे, तो एक कलेक्शन था, वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इनका पब्लिश हुआ था, जिसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज़ दिया गया था। तो एक इंटरेस्टिंग बात है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कि 4 टाइम्स ही रिसीव्ड पुलित्जर अवार्ड, 4 बार पुलित्जर अवार्ड इनको दिया गया था। और कांग्रेशनल गोल्ड मेडल 1960 में भी इनको दिया गया था। तो इनका जो है एक इनके बारे में एक खूबी ये भी रही थी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम इनकी हुआ करती थी, ये रहने वाले अमेरिका के थे, लेकिन इनकी कविताएं पहले लंदन में पब्लिश हुई और बाद में अमेरिका में हुई। तो भी ये भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में।
तो हम देखेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो पोयम लिखी थी, तो ये पोयम डस्ट ऑफ स्नो क्या है। डस्ट ऑफ स्नो जो है सिम्बॉलिकली ही इज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट समथिंग। तो ये सिम्बॉलिकली बात कर रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं प्रतीकात्मक तरीके से। तो द वे अ क्रो सॉक डाउन ऑन मी, यहाँ हम लोग लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। द वे अ क्रो सॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलेट ट्री। एक क्रो क्या, यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, क्रो के बारे में बात करते हैं। तो क्रो क्या है, एक बर्ड है। और कैसा बर्ड है, तो ऐसा माना जाता है कि जो क्रो है वो बहुत ही मनहूस टाइप का बर्ड है। क्रो किसी को पसंद नहीं आता है। एक तो उसकी आवाज़ भी ऐसी होती है, श्रिल होता है इतना ज़्यादा। और दूसरा एक ये होता है कि वो ऐसे दुख भरे माहौल में, मतलब आफ्टर सम डेथ ऑफ समवन ऐसे देखा जाता है। तो ये पोएट बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ग्रीफ इनके अंदर है, कष्ट है, तकलीफ़ है। और उसी ग्रीफ से ये बहुत ज़्यादा जो है डिस्परेट हैं, और तभी ये चिंता में डूबे हुए हैं। इनको होश नहीं कि ये कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। और तभी क्या होता है कि डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण जो हैं वो गिरते हैं। और फ्रॉम हैमलक ट्री, हैमलक ट्री मतलब कि यहाँ पे हैमलक जो ऐसा पेड़ होता है जो बहुत ही विषैला पेड़ होता है, और अगर कोई व्यक्ति गलती से भी इसके फल को खा ले तो उसकी डेथ हो जाएगी, बेहोश हो जाएगा, अपनी चेतना को खो देगा। तो वही पोएट उसी तरह से बिल्कुल अचेतन अवस्था में है और उन्हें होश नहीं है कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। और जैसे ही ये घटना होता है, घटनाक्रम जैसे ही घटित होता है, तो ये वापस से अपने कॉन्शियस में चले आते हैं और वापस से अपनी चैतन्य अवस्था में चले आते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। तो कहते हैं कि जैसा ही एक घटना घटित होती है, जैसे ही ऐसा कुछ होता है, तो पोएट जो अब तक उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने अपने इस ग्रीफ को लेकर के, अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम को लेकर के कितना समय इसको सोचने में, इसके बारे में भी, बस अपने पास्ट के बारे में सोचने में कितना समय ऐसे ही बर्बाद कर दिया था, अचानक से वो इस टाइम को बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं। और अचानक से वो रुक जाते हैं, वहीं पे स्टॉप कर जाते हैं। और जो बाकी का समय जो दिन का बचा हुआ था, मतलब कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, हम प्रॉब्लम्स की वजह से रुक नहीं सकते हैं, हमें चलते रहना होता है। और जैसे ही पोएट को यहाँ पे पता चलता है कि नहीं, रुकना समस्या का समाधान नहीं है, तो पोएट जो है बाकी का जो समय बर्बाद होने वाला था उसको कम से कम बर्बाद होने से बचा लेते हैं। और वापस से ये अपनी दुनिया में लौट आते हैं। और फिर इन्हें समझ में आ जाता है कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहना होता है, रुकना नहीं होता है अपने पास्ट को लेकर के। तो ये चीज़ें यहाँ पे पोएम जो है, पोएट जो है पोएम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है, इसका आप एक चीज़ इसमें देखेंगे, इसमें जो राइम स्कीम पैटर्न जो फॉलो किया है इन्होंने, वो ए बी राइम स्कीम पैटर्न है। बहुत छोटी सी पोएम है, तो 2 स्टेंजा में है। तो इसमें ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दो चीज़ों को इन्होंने ओमिट किया है। यहाँ पोएम में इन्होंने क्या किया है कि 2 चीज़ें विलुप्त हैं, जो देखने को नहीं मिल रही है। और बाकी इस पोएम को 1-2 बार आप खुद से पढ़ें। और यू कैन ऑल्सो रीड द पोएम इन अ टेम्पो, आप इसको एक लय में भी पढ़ें तो अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले दूसरे पोएम के साथ। थैंक यू।